हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फिज़िक्स फैंटम। गाइस, आज मैं आपको नाइन्थ क्लास के जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं वो कंप्लीट करवाऊंगी। वीडियो स्टार्ट करते हैं। अभी मैंने आपको डिफरेंसेस बता दिया था बोन एंड कार्टिलेज में यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक क्या होता है। आज हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है फिलिप्स। आपको फिलिप्स दे रखे हैं कुछ। मैंने ना जो फिलिप्स आपको दे रखे हैं 5 to 6 ये फिलिप्स हैं, 5 to 6 नहीं, सॉरी 8 फिलिप्स हैं इन टोटल। और मैंने यहाँ पे जैसे ये क्वेश्चन है सुसाइडल बैग्स ऑफ अ सेल, तो उनको क्या कहते हैं, तो आंसर है इसका लाइजोसोम। लेकिन इस लाइजोसोम को भी मैंने काफ़ी पॉइंट्स में एक्सप्लेन किया हुआ है। मानिए आपका इसका शॉर्ट नोट आ जाए लाइजोसोम पे, माइटोकॉन्ड्रिया पे, या किसी भी एक पर्टिकुलर वर्ड पे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टर्म्स है, तो इन पे अगर आपका शॉर्ट नोट आ जाए तो भी आपके पास में 3 to 4 स्टैटिक पॉइंट्स हों कि आप इसके आंसर को फिल कर पाएँ। स्टार्ट करते हैं आंसर इन वर्ड का। फर्स्ट क्वेश्चन है सुसाइडल बैग ऑफ अ सेल। सुसाइडल बैग का मतलब होता है आत्मघाती थैली जो होती है कोशिका की, उसे क्या कहा जाता है, तो या किसे ये आत्मघाती या सुसाइडल बैग सेल का कहा जाता है, तो इसका आंसर है लाइजोसोम। लाइजोसोम्स का देखिए ये क्या होते हैं, इनके अंदर एक डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं। उसके अलावा जो लाइजोसोम्स है वो कैपेबल होते हैं जो न्यूक्लिक एसिड होता है उसको डाइजेस्ट करने के लिए। जो पॉलीसैकेराइड्स है, फैट्स है, प्रोटीन्स है, इन चीज़ों को डाइजेस्ट करने के लिए लाइजोसोम काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेजर रोल प्ले करते हैं। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। इसके अलावा जो लाइजोसोम है ना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये वर्क करते हैं वेस्ट डिस्पोजिंग के लिए। और जो सेल होती है उसमें जितना भी वेस्ट मटेरियल होता है उसको डिस्पोज करने का काम भी किसका होता है, लाइजोसोम का होता है। लाइजोसोम में ये कुछ स्टैटिक पॉइंट्स आपको लिखने हैं। सुसाइडल बैग सेल का किसे कहा जाता है, लाइजोसोम। ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। सेकेंड क्वेश्चन है पावर हाउस ऑफ सेल। सेल का पावर हाउस, ऊर्जा घर किसको कहा जाता है, तो आंसर बच्चा जानता है माइटोकॉन्ड्रिया। लेकिन इस वीडियो में माइटोकॉन्ड्रिया के कुछ और पॉइंट्स भी मैं आपको बता दूंगी जिसकी वजह से कि ये होगा कि आप इसको कभी भूलेंगे नहीं, प्लस ये इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में भी रहेगा। तो पहली चीज़ तो माइटोकॉन्ड्रिया को देखिए, सेल ऑर्गेनेल जो है ना, ये किस में पाई जाती है, यूकैरियोटिक सेल में। यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक क्या होता है ये ऑलरेडी मैं कवर करवा चुकी हूँ, काफ़ी मेजर डिटेल में एक्सप्लेनेशन दी थी मैंने। और जितना मैं अपने आप को लेके श्योर हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो वीडियो देखने के बाद में आपको यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में कहीं कोई डाउट रह नहीं जाएगा। इसके बाद में इट इज़ इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। ये जो है ना माइटोकॉन्ड्रिया, ये किस चीज़ के अंदर भी इवॉल्व होती है, जो प्रोसेस होता है एरोबिक रेस्पिरेशन का। अगर आपने थोड़ा बहुत पढ़ा है ये, तो ये देखिए एक होता है एरोबिक और एक होता है एनएरोबिक। मीन्स कि वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन, दो टाइप के श्वसन होते हैं, रेस्पिरेशन दो टाइप से होते हैं। तो ये जो है ना, इसका यूज़ किया जाता है एरोबिक रेस्पिरेशन में। एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है इसको भी मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है कि अगर कोई नहीं भी जानता तो ये वीडियो से इतना लिमिटेड अमाउंट आपको मिल जाए स्टडी का मटेरियल कि आप इन चीज़ों को काफ़ी कवर कर पाएं। एरोबिक रेस्पिरेशन में देखिए अ केमिकल प्रोसेस इन विच ऑक्सीजन इज यूज टू मेक एनर्जी फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट्स। तो ये एक ऐसा केमिकल प्रोसेस होता है जिसमें जो ऑक्सीजन है उसका यूज़ किया जाता है एनर्जी को बनाने के लिए। किससे, कार्बोहाइड्रेट से, मतलब जो शुगर की फॉर्म होती है। अच्छा, यहाँ पे ग्लूकोज का फॉर्मूला भी याद रख लेना, वो भी इंपॉर्टेंट है, C6H12O6। इसके बाद में ये हो गया हमारा सेकंड पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट तो ये है कि ये सेल ऑर्गेनेल किस में पाया जाता है, यूकैरियोटिक सेल में। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट आता है कि एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए इसको ये इन्वॉल्व होता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है इट जनरेट्स एनर्जी रिच मॉलिक्यूल्स ATP फॉर सेल फंक्शनिंग। अब जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये क्या है, एनर्जी रिच जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको जनरेट करता है। और नेक्स्ट पॉइंट आता है ये जो ऑर्गेनेल्स होते हैं ये सेल के अंदर पाए जाते हैं और इनके अंदर जैसे जो फूड है, आप जो भी खाना खाते हैं ना, उससे एनर्जी रिलीज होती है, तो उसके अंदर भी इस चीज़ का इन्वॉल्वमेंट होता है। और ये जो प्रोसेस है ना कि जो आपने खाना खाया उससे एनर्जी रिलीज हो रही है, इस प्रोसेस को हम सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं। और इसके अंदर सेल जो है ना उसको बहुत ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी की ज़रूरत होती है। और हमारी बॉडी की कुछ ऐसी सेल्स होती है जिनको एक्सेस में ज़रूरत पड़ती है एनर्जी की, क्योंकि वहाँ से मोस्टली काम हमारे होते हैं। जैसे कि मसल्स बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, जो हमारी मसल सेल्स होती हैं। जितना भी हैवी वर्कआउट होता है, फिजिकल एक्टिविटीज़ होती हैं, तो उसमें मसल्स का बहुत इंपॉर्टेंट मेजर रोल प्ले होता है। सो यू कैन से कि जो मसल सेल्स होती हैं उनके अंदर थाउजेंड्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया एग्जिस्ट करती हैं। तो ये हो गया आपका सेकेंड क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन था सुसाइडल बैग ऑफ सेल क्या है, लाइजोसोम है, ये डिटेल एक्सप्लेनेशन है। सेकंड क्वेश्चन है पावर हाउस ऑफ सेल किसको कहते हैं, तो इसका आंसर हो गया आपका माइटोकॉन्ड्रिया।
इसके बाद में नेक्स्ट आता है स्मॉल पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीफ। जो पत्ते होते हैं उनके जो स्मॉल पोर्स उन पे प्रेजेंट होते हैं सरफेस पे, वो क्या होते हैं? तो आंसर हो गया आपका स्टोमेटा। स्टोमेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, 10th में इवन इसका डायग्राम भी बना हुआ है, ओपनिंग एंड क्लोजनिंग ऑफ स्टोमेटा। तो ड्राइंग देखिए, देख ही लेंगे आप, आइडिया लगा सकते हैं मेरी ड्राइंग किस हद तक खराब है, लेकिन हाँ, राजमा के बीज जैसा ये स्ट्रक्चर होता है, 2 ऐसे बने हुए हैं, उसमें ओपनिंग और क्लोजिंग स्टोमेटा की दिखा रखी है। हम टॉपिक पर आते हैं। आंसर है जो सरफेस लीव के सरफेस पे जो स्मॉल पोर्स प्रेजेंट होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? स्टोमेटा कहते हैं। इसका फंक्शन क्या है? पहला ही चीज़ तो जो स्टोमेटा काम करता है वो क्या काम करता है? जो गैसेस होती है ना उसको एक्सचेंज करने में स्टोमेटा का एक इम्पॉर्टेंट रोल रहता है। गैसेस एक्सचेंज का मतलब कैसे? जैसे ये CO2 को अंदर लेता है और ऑक्सीजन को बाहर देता है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये स्टेटमेंट को बहुत ध्यान से समझिए। आपको पता है हमारे एटमॉस्फेयर में ना हमें प्लांट्स की, पौधों की, ग्रीनरी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि वो जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसको ऑलमोस्ट कार्बन डाइऑक्साइड को वो क्या करते हैं? एब्जॉर्ब कर लेते हैं और उनसे हमें ऑक्सीजन मिलती है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस की हेल्प से। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि जो स्टोमेटा है वो गैसेस के एक्सचेंज में हेल्प करता है। और कौन सी गैसेस के एक्सचेंज में? तो वो 2 आएंगी, CO2 और ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को रिलीज किया जाता है, CO2 को अपने अंदर इनहेल किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है स्टोमेटा का नेक्स्ट वर्क क्या करता है? जो भी वाटर लॉस होता है उसको कंट्रोल करना, और जो स्टोमेटल पोर्स होते हैं उनका साइज चेंज हो जाता है। जैसे कि ओपनिंग और क्लोजिंग में आपको बता रही हूँ स्टोमेटा की। आप नॉर्मल अपनी बॉडी का, स्किन का एग्जांपल लीजिए। जब आप फेस वॉश करते हैं, स्टीम लेते हैं या नहाते हैं, तो उस टाइम पे हमारी बॉडी के जो पोर्स है ना वो ओपन हो जाते हैं, और जब हमारा बॉडी से नॉर्मल पानी वो हट जाता है, जो शावर वगैरह लिया या जैसे भी आप नहाए वो पानी हट गया, बॉडी ड्राई हो गई, तो उस टाइम पे आपके जो पोर्स है ना वो ब्लॉक हो जाते हैं। और आपने ये भी सुना होगा कि डस्ट वगैरह की वजह से पोर्स ज़्यादा ब्लॉकेज हो जाते हैं, जिससे कि बॉडी हाइजीन नहीं रह पाती, तो बड़ी सारी बीमारियां बॉडी में होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो बेसिकली जो वाटर लॉस है ना उसका कंट्रोल करने में कौन हेल्प करता है? स्टोमेटा हेल्प करता है। नेक्स्ट है, ये दोनों पॉइंट्स आपस में रिलेट करते हैं, वाटर लॉस और इसके अलावा जो वाटर है ना उसको रेगुलेट करना ट्रांसपीरेशन प्रोसेस की हेल्प से, तो वो कौन करता है? हमारा स्टोमेटा करता है। हमारे जो प्लांट्स होते हैं ना उनको इतने ज़्यादा पानी की रिक्वायरमेंट नहीं होती जितना बाल्टी भर भर के हम लोग उनके ऊपर पानी डाल देते हैं। आप नहीं भी डालेंगे तो मानिए बारिश के टाइम पे पार्क्स वगैरह में जो खुले में पेड़ रहते हैं उनमें बहुत ज़्यादा एक्सेस में पानी हो जाता है। कम से कम कई बार 4-5 दिन, इवन जो रेनी सीजन होता है उसमें कई कई दिनों तक बारिश होती रहती है। तो अब वो प्लांट्स तो वहाँ पे हैं, लेकिन उनको पूरे पानी की ज़रूरत नहीं होती है, उसमें से कुछ % पानी उनको ज़रूरत पड़ता है। उसके अलावा जो पानी डाला उसमें से 90 to 95%, मैं ये अप्रॉक्स रेशियो आपको बता रही हूँ, तो इतना % पानी जो होता है ना वो वेस्ट होता है, तो उस पानी को ये बाहर फेंक देते हैं बाय द हेल्प ऑफ ट्रांसपीरेशन। और इसमें स्टोमेटा काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा जो स्टोमेटा होता है उसमें पेयर ऑफ एपिडर्मल सेल्स का होता है जिसको गार्ड सेल कहते हैं। अभी डायग्राम मैंने बनाया नहीं है, इवन क्या बनाऊँ मैं, मेरी तो समझ नहीं आ रहा। देखिए आप ना कुछ ऐसा राजमा जैसा डायग्राम होता है और उसमें ना यहाँ पे ये ऐसे, यहाँ पे कॉर्नर पे ये गार्ड सेल्स होती हैं। ये क्या होती हैं? ये खुलती हैं और बंद होती हैं, जैसे पानी पड़ता है ये ओपन हो जाती है और फिर ये बंद हो जाती हैं। तो ये जो है ना एपिडर्मल सेल्स हैं, इनको गार्ड सेल्स की रेफरेंस दी जाती है या इनको गार्ड सेल कहा जाता है। सो ये हो गया थर्ड क्वेश्चन। स्मॉल पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीफ आर कॉल्ड स्टोमेटा। इसके बाद में नेक्स्ट आता है प्लेस वेयर क्रोमोजोम प्रेजेंट इन द सेल। वो प्लेस जहाँ पे सेल के अंदर क्रोमोजोम प्रेजेंट होते हैं, तो इसका आंसर हो गया आपका न्यूक्लियस। हर एक सेल के न्यूक्लियस के अंदर आपको क्रोमोजोम के पेयर्स मिलते हैं। अच्छा, आपको मुझे कमेंट ये करना है कि जो ह्यूमन बॉडी है ना उसमें कितने नंबर ऑफ कितने पेयर आपके पास में क्रोमोसोम्स के पाए जाते हैं। चलिए आंसर देखते हैं। न्यूक्लियस है इसका आंसर। तो डीएनए मॉलिक्यूल जो होते हैं वो पैक्ड होते हैं किससे? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर से, जिसको हम क्या कहते हैं? क्रोमोसोम कहते हैं। पहली चीज़ तो क्रोमोसोम पता होना चाहिए। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर का मतलब हो गया धागे जैसा जो स्ट्रक्चर होता है, उससे डीएनए मॉलिक्यूल्स पैक्ड होते हैं, एक दूसरे के साथ में जुड़े हुए होते हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं? क्रोमोसोम कहते हैं। अगर आपने कभी थोड़ा बहुत साइंस पे ध्यान दिया हो तो एक ना ऐसा चेन जैसा स्ट्रक्चर दिखाई देता है, अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर, तो वो किसका होता है? डीएनए का स्ट्रक्चर होता है।
ईच क्रोमोजोम इज मेड अप ऑफ डीएनए। हर एक क्रोमोजोम किससे बनता है? डीएनए से। कैसे? क्योंकि यहाँ पे ऊपर आपको समझाया मैंने कि जो डीएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर से बांधा जाता है, पैक्ड होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? क्रोमोजोम। तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो क्रोमोजोम है उसमें डीएनए का कहीं ना कहीं कुछ पार्ट तो है ही है। तो इसलिए जो हर एक क्रोमोजोम है वो किससे बनता है? डीएनए से। डीएनए की फुल फॉर्म होती है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। और ये ना एक टाइटली कॉइल्ड होते हैं, मतलब ऐसे ऐसे कॉइल्स होती है ना, वो मच्छर मारने की वो आती है, कॉइल आती है, उसको आपने देखा होगा। तो ऐसे इस तरीके से इसको काफ़ी ज़्यादा उससे मैनी टाइम्स इसको टाइटली कॉइल से किया जाता है। अब इसके फंक्शन की बात करें हम, तो ये क्या करते हैं? जीन्स को कैरी करते हैं और हेल्प्स इन इनहेरिटेंस और ट्रांसफ़र ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। मतलब कि जो पेरेंट्स हैं ना उनसे आगे वाली जनरेशन में बहुत सारे जीन्स और जो कैरेक्टर्स हैं ना वो ट्रांसफ़र होते हैं। जैसे कि आप में से कोई अपने फादर जैसा दिख सकता है, आपकी मदर जैसा दिख सकता है, आपके जो फोर फादर्स से जो पहले की जनरेशन थी उनमें से आपने से किसी में कोई लक्षण आते हैं, जैसे आपके चलने का तरीका, बोलने का तरीका, बात करने का तरीका, कोई डिजीज़ भी हो सकती है। तो ये चीज़ क्या होती है? जीन्स को ट्रांसफ़र करना। तो ये इसके फंक्शंस में आता है। नेक्स्ट एक मैंने नोट में पॉइंट लिखा है, जो एटॉमिक न्यूक्लियस होता है ना, एटम जो है स्मॉलेस्ट यूनिट हम पढ़ते हैं केमिस्ट्री में, तो इसके अंदर क्या क्या होता है? इलेक्ट्रिकली पॉजिटिव प्रोटॉन्स पी से डिनोट करते हैं और इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन, ये तीन चीज़ें आपको हमेशा ध्यान में रखनी है साइंस पढ़ते वक्त। ये न्यूट्रॉन, सॉरी ये ना स्मॉल लेटर्स में होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन हो गया, नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज, और एन फॉर न्यूट्रल, इस पे कोई भी चार्ज नहीं होता है। तो ये हो गया आपका फोर्थ क्वेश्चन। प्लेस वेयर क्रोमोजोम प्रेजेंट इन द सेल, उसे हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियस कहते हैं हर एक सेल का। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेम अ कनेक्टिव टिश्यू। आपको ना कनेक्टिव टिश्यू बताना है। कनेक्टिव नाम से ना काफ़ी क्लैरिफिकेशन मिल जाता है। कनेक्टिव का मतलब कनेक्ट करना, ओके। तो कनेक्टिव टिश्यू में मैंने बहुत सारे नाम दे दिए, आपको कोई भी एक नाम यहाँ पे याद रखना है। कौन कौन से होते हैं? बोन, हड्डियाँ, कार्टिलेज, उपास्थि। बोन और कार्टिलेज में डिफरेंस मैं आपको ऑलरेडी करवा चुकी हूँ। फैट, ब्लड और लिम्फेटिक टिश्यूज़, तो ये कुछ कनेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं। अगर आपसे एग्जाम में एक पूछा गया है तो आप इनमें से एक किसी भी एक का नाम दे सकते हैं। अगर आपसे दो या दो से ज़्यादा पूछे जाएँ तो आप ये सारे नाम याद रख सकते हैं। इसके अलावा वन डे एग्जाम में आपसे कैसे क्वेश्चन आ जाता है कि ये जो क्वेश्चन है ना, बोन, कार्टिलेज, ये ऐसे आपको एग्जाम्पल दे दिए जाएंगे और फिर पूछा जा सकता है कि जो ऊपर आपको नाम दे रखे हैं उनमें से कौन सा कनेक्टिव टिश्यू नहीं है। तो हर तरीके से आपको क्वेश्चन में प्रिपेयर रहना है। नेक्स्ट हम देखते हैं कनेक्टिव टिश्यू की। पहले डेफिनेशन में दिखा देती हूँ। कनेक्टिव टिश्यूज़ क्या होते हैं? ये सेल से बने होते हैं, फाइबर्स और जेल लाइक सब्सटेंस से। तो किस किस चीज़ से बने होते हैं? सेल्स, फाइबर्स और जेल लाइक सब्सटेंस से ये बने होते हैं। अब यहाँ पे जो मैंने टाइप्स में आपको दिए ना कनेक्टिव टिश्यू में, सब समझ आ रहे होंगे। बोन, कार्टिलेज, फैट, ब्लड, चीज़ें सुनी सुनी लग रही होंगी। थोड़ा यहाँ पे डाउट आता होगा लिम्फेटिक टिश्यूज़ क्या होते हैं। तो जो लिम्फोइड टिश्यू या जो सेल्स या जो ऑर्गन्स होते हैं, ये किससे ये मेकअप क्या करते हैं? लिम्फेटिक सिस्टम का। जैसे कि WBC, WBC स्टैंड्स फॉर वाइट ब्लड सेल्स। जो वाइट ब्लड सेल्स होती है हमारी बॉडी की, ये सोल्जर्स होती हैं। ब्लड के 3 मेजर कंपोनेंट्स होते हैं, RBC, WBC और प्लेटलेट्स। तो यहाँ पे बात करी गई है WBC की, वाइट ब्लड सेल्स, श्वेत रक्त कोशिकाएं, जिनको ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं, और ये हमारी बॉडी की क्या होती है? सोल्जर्स होती हैं। इसके अलावा बोन मैरो और थाइमस, स्प्लीन और लिम्फ नोड्स, तो ये सब चीज़ें आपके लिम्फेटिक टिश्यूज़ के अंदर आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ये चैप्टर आता है ना हमारा, प्लांट से रिलेटेड चीज़ें आती हैं, तो ये दो चीज़ें आपसे हमेशा पूछी जाएंगी, याद रखिएगा। वन डे एग्जाम पर्सपेक्टिव से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको कॉम्प्लेक्स टिश्यू का नाम बताना है जो कि हेल्प करता है वाटर के कंडक्शन में। मीन्स कि जो वाटर है ना उसको ट्रांसपोर्ट करने में प्लांट्स में, तो उसका नाम बताना है। तो वो आंसर होगा जाइलम। हमेशा ध्यान रखिएगा, प्लांट के दो इंपॉर्टेंट जो टिश्यूज़ हैं वो एक होता है जाइलम और एक होता है फ्लोएम। दोनों ही मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। जब भी वाटर के ट्रांसपोर्टेशन की बात आएगी तो हमेशा आंसर होगा आपका जाइलम। तो वो कॉम्प्लेक्स टिश्यू का नाम कौन सा है? जाइलम, जो कि क्या करता है? वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है किसके अंदर? प्लांट्स के अंदर। जाइलम के बाद में नेक्स्ट आता है हमारे पास में फ्लोएम। फ्लोएम का वर्ड का मतलब होता है जो कि फूड को कैरी करता है। अब चीज़ों को समझिए, पानी जो है ना हम लोग जड़ में डालते हैं और रूट्स उसको एब्जॉर्ब करती है, और वहाँ से जाइलम जो है ना प्लांट के टॉप मोस्ट पॉइंट तक लेकर चला जाता है पानी को। तो ये काम किसका होता है? जाइलम का। वहीं जो फ्लोएम है, फ्लोएम क्या है? खाने को ऊपर से नीचे लेकर आता है। अब वो कैसे? जो भी खाना है
फोटोसिंथेसिस की हेल्प से जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं, स्वपोषी पौधे होते हैं, ऑटोट्रॉफ्स जो होते हैं, वो फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया की हेल्प से अपना खाना खुद से बनाते हैं। और खाने जो फूड फैक्ट्री होती है ट्रीज की, वो क्या होती है, लीव्स होती हैं। तो फ्लोएम का काम क्या होता है, जो लीव्स है ना उनसे खाने को लेना और बाकी के जो पार्ट्स है ना वहाँ तक खाने को पहुँचाने का काम कौन करता है, फ्लोएम। चलिए अब एक बार डेफिनेशन भी देख लीजिए। जाइलम क्या करता है, वाटर को डिस्ट्रीब्यूट करता है और जो मिनरल्स होते हैं उसको डिसॉल्व करता है अपवर्ड, मतलब रूट से लेके ऊपर तक, प्लांट के टॉप मोस्ट पार्ट तक, अपवर्ड थ्रू द प्लांट्स फ्रॉम द रूट्स टू द लीव्स। इतना समझ में आया। नेक्स्ट फ्लोएम का क्या है, फूड कैरी करता है डाउनवर्ड्स फ्रॉम द लीव्स टू द रूट्स, मतलब लीव से लेके रूट्स की साइड, मतलब जो ऊपर से नीचे वाला जो प्रोसेस होता है ना प्लांट में, वो काम किसका होता है, फ्लोएम का। और रूट से लेके ऊपर तक का जो काम होता है वो किसका होता है, जाइलम का काम होता है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। क्वेश्चन 6 हो गया आपका, कॉम्प्लेक्स टिश्यूज हेल्प इन कंडक्टिंग ऑफ वाटर इज जाइलम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 इज सेल वॉल इज प्रेजेंट इन ऑल प्लांट्स। सेल वॉल कहाँ कहाँ प्रेजेंट होती है, तो कुछ 4-5 एग्जाम्पल्स दे दिए हैं। आंसर में एक पूछा जाए तो आप एक भी लिख सकते हैं, 2 या 2 से ज़्यादा पूछे जाएं तो भी आपको पता होना चाहिए। सेल वॉल कहाँ प्रेजेंट होती है, ऑल प्लांट सेल्स के अंदर, फंगी, बैक्टीरिया, एल्गी और सम आर्किया। तो यहाँ पे जो सेल वॉल है वो क्या होती है, प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 इज अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और अ सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। आपको बताना है, देखिए ऑर्गेनिजम्स की हम बात करें तो इसमें 2 टाइप्स होते हैं। एक होता है यूनी का मतलब होता है सिंगल, और एक होता है मल्टी का मतलब होता है बहुकोशिक, जैसे कि ह्यूमन बॉडी बहुकोशिकाएं जिसमें होती हैं। तो यूनिसेलुलर बोला जाए या सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म बोले जाएं तो उनके नाम आपको ध्यान में रखने हैं। और क्वेश्चन आपसे मल्टी सेलुलर भी पूछा जा सकता है, और मल्टी सेल कोशिकाएं जो होती हैं वो भी, मतलब बहुकोशिकीय ऑर्गेनिजम्स भी आपसे पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन में हमसे यूनिसेलुलर पूछा गया है तो इसका आंसर आप क्या देंगे, ओमीबा, बैक्टीरिया, फ्लैक्टम और पैरामीशियम। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं आपके यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के। टोटल आपके पास में 8 फिलअप्स से, एक बार फिर से मैं आपको थोड़ा रिकैप दे देती हूँ, याद रहे ताकि। फर्स्ट क्वेश्चन आता है सुसाइडल बैग जो है सेल का, वो क्या होता है, लाइसोसोम। सेकेंड फिलअप आता है पावर हाउस ऑफ सेल किसको कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। थर्ड क्वेश्चन है आपके पास में जो स्मॉल पोर प्रेजेंट होते हैं लीफ के सरफेस पे, उसे क्या कहते हैं, स्टोमेटा कहते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है प्लेस वेयर क्रोमोसोम प्रेजेंट इन द सेल। जो प्लेस जहाँ पे जो क्रोमोसोम्स होते हैं ना सेल के प्रेजेंट होते हैं वो क्या है, न्यूक्लियस। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, आपको कनेक्टिव टिश्यूज़ के नाम लिखने हैं, तो उसमें क्या क्या है, बोन, कार्टिलेज, फैट, ब्लड एंड लिम्फेटिक टिश्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 इज नेम द कॉम्प्लेक्स टिश्यूज हेल्प इन कंडक्टिंग ऑफ वाटर। तो वाटर से रिलेटेड पूछा गया तो क्या होगा, जाइलम। अगर यहाँ फूड होता तो आंसर होता फ्लोएम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 इज सेल वॉल इज प्रेजेंट इन ऑल प्लांट्स। सेल वॉल कहाँ कहाँ प्रेजेंट होती है, ऑल प्लांट सेल्स में, फंगी, बैक्टीरिया, एल्गी एंड सम आर्किया। क्वेश्चन नंबर 8 इज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उन और जो सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो कौन कौन से हैं, ओमीबा, बैक्टीरिया, प्लांटन और पैरामीशियम। तो ये आपके पास में टोटल 8 फिलअप्स है। इसके बाद में हम आगे क्वेश्चंस को कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और प्लीज़ मुझे कमेंट करिएगा कि किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं तो मैं जल्दी से जल्दी उस पर रिकॉर्डिंग करूँगी। थैंक यू सो मच।